हम आज से मेमोरी को स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मेमोरी, और इसके बाद जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है ये सारा हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, आप जानते हैं कि जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर एड्रेस जो एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है, उसी से हम किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे पहुंचते हैं, ठीक है। जो आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर का जो एमएआर रजिस्टर है वो बताता है कि किस एड्रेस पे हमें काम करना है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट बताता है कि भाई रीड करना है या राइट करना है या कुछ और करना है, जो भी करना है ये कंट्रोल यूनिट बताएगा, ठीक है। एमएआर पे जो एड्रेस, अगर अब देखो इसका एक मीनिंग है, ये कह रहे हैं कि हम एक के बिट का एड्रेस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। के बिट से क्या मतलब है? के बिट का मीनिंग है कि, लेट मी शो यू, यहाँ पे मैं लिख भी पाऊंगी। तो जैसे के बिट एड्रेस जनरेट करने का मतलब ये है कि अगर आप 5 बिट्स का एड्रेस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, 5 बिट्स का आप एड्रेस जनरेट कर रहे हैं, तो 5 बिट का यूज करके आप टोटल कितने कम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हैं? 2 की पावर 5, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जो मेमोरी है उसमें टोटल कितने लोकेशंस हो गए? 32, राइट। तो आपके पास अगर 5 बिट का एड्रेस जनरेट हो रहा है, मतलब मेमोरी की साइज को आप एमएआर का साइज देख के आप ये बता सकते हैं कि आपके पास जो मेमोरी है उसकी क्या साइज होगी, ठीक है। अब और थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ कि ये 16 बिट का है, ठीक है, तो 16 बिट का अगर एड्रेस जनरेट हो रहा है, इसका मतलब एमएआर की साइज क्या है? 16 बिट की है। एमएआर 16 बिट डेटा को होल्ड कर सकता है, ठीक है। एड्रेस बस में कितने लाइंस होंगे? 16 लाइंस होंगी, क्योंकि बस की जो एक सिंगल लाइन होती है वो सिंगल बिट डेटा को लेकर ट्रैवल करती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका ये मेमोरी है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 16 बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है, इसका मतलब जो आपका मेमोरी है इसमें टोटल लोकेशन क्या होंगे? 2 की पावर 16। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि k बिट एड्रेस जनरेट हो रहा है एंड योर मेमोरी हैज 2 पावर k एड्रेसेबल लोकेशंस, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ यू हैव एमएआर रजिस्टर ऑफ 6 बिट्स, देन व्हाट इज द साइज ऑफ योर मेमोरी, ठीक है, हाउ मेनी एड्रेसेबल लोकेशंस आर देयर इन मेमोरी। या फिर आपसे कहा जाए कि आपका जो मेमोरी है ये 128 बिट डेटा को, 128 लोकेशंस को कंटेन कर रहा है, टोटल 128 यहाँ पे लोकेशंस हैं। तो ये बताओ कि आपके पास एमएआर की साइज क्या होगी? तो इसको आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेना है, इट इज 2 की पावर 7, राइट। तो इसका मतलब एमएआर कितने बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है? 7 बिट्स का एड्रेस जनरेट कर रहा है। और एड्रेस बस का, एड्रेस बस क्या साइज क्या है, मतलब कितने वायर्स को कंटेन कर रहा है? 7 वायर्स को, ठीक है। और आपका जो मेमोरी का साइज है ये कितना हो गया है? 128, ठीक है। तो चाहे आपको ये बता दिया जाए कि टोटल लोकेशंस कितने हैं, तो आप एमएआर का वैल्यू बता दोगे। और अगर आपको एमएआर में डेटा का साइज पता है, एमएआर में जो ये पता है कितने बिट का वैल्यू स्टोर्ड है, तो आप इससे ये बता सकते हैं मेमोरी में टोटल कितने लोकेशंस हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका वर्ड। आप कहते हैं कि मेमोरी जो है इतने वर्ड्स को स्टोर कर सकता है। तो अगर आपको कुछ नहीं बताया गया है कि मेमोरी एक वर्ड की ये लेंथ है या क्या है, तो आप अज्यूम करोगे 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके, सिंपल सा हम मानेंगे 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको बता दिया गया है कि 1 वर्ड इज इक्वल टू n बाइट या k बाइट्स, 2 पावर k बाइट्स, इस तरीके से आपको समझ लेना, मतलब जो भी यहाँ पे बता दिया जाएगा, अगर अलग से लिखा हुआ है कि वर्ड की लेंथ ये है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। अगर कुछ नहीं बताया गया है तो बाई डिफॉल्ट आप मानोगे 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। अब वर्ड क्या होता है? किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे अगर मैं इस मेमोरी लोकेशन को अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो डेटा स्टोर होगा उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर लोकेशन जो मेमोरी का है उस पर जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसे हम 1 वर्ड कहते हैं, ठीक है। मतलब हर एक लोकेशन एक वर्ड को कंटेन करता है, ओके। अच्छा, अब एमडीआर क्या बताता है? एमडीआर डेटा बस से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। एमडीआर बताएगा कि आपका जो मेमोरी है ये कितने बिट के डेटा को स्टोर कर रहा है, मतलब वर्ड की साइज क्या है, ठीक है। वर्ड का लेंथ कौन बताएगा? एमडीआर। भाई आप जितना साइज का डेटा ट्रैवल करा सकते हो, ठीक है, वही चीज तो स्टोर करोगे कि कुछ अलग से स्टोर करोगे? हम तो वही स्टोर करेंगे ना जितना हम डेटा को यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं, ठीक है, या ट्रैवल करा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जो डेटा है एमडीआर एन बिट का डेटा जनरेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब जो मेमोरी है वो एन बिट के डेटा को स्टोर कर रही है। मतलब एक लोकेशन पे जो डेटा है उसकी साइज क्या है? एन बिट्स। इसका मतलब जो वर्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा? एन बिट्स, ठीक है। और ये आपका हो गया
कंट्रोल लाइंस आपके पास कौन कौन से जनरेट होंगे, तो ये आपका बेसिक है अबाउट मेमोरी। ओके, अब नेक्स्ट आपको देखना है कि मेमोरी हायरार्की क्या होता है। तो बाकी पहले भी मैंने बताया है, जो मेमोरी वाला चैप्टर है वहाँ पे मैंने बताया था एकदम इनिशियल में, फर्स्ट यूनिट में। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं लेवल वाइज अरेंज करूँ तो आपके पास सबसे टॉप पे है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर के बाद आते हैं कैश, कैश के बाद मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी एंड देन टेप यूनिट्स, राइट। तो सबसे फास्ट कौन सा होता है, अगर सबसे फास्ट हम कहें तो सबसे फास्ट आपके रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और जो कैश होती है रजिस्टर से थोड़ा सा स्लो, मेन मेमोरी कैश से स्लो, मतलब सब फास्टेस्ट इज रजिस्टर और सबसे स्लो यूनिट कौन सी है, टेप यूनिट, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद कैपेसिटी के टर्म में बात करें तो सबसे कम स्टोरेज स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा, रजिस्टर। और सबसे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा, टेप यूनिट्स, ठीक है। और अगर मैं कॉस्ट के टर्म में बात करूं तो सबसे चीप रेट में आपको, मतलब कॉस्ट पर बाइट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपको चीप रेट में कौन अवेलेबल होगा, टेप यूनिट्स। और जो रजिस्टर्स होंगे ये मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर मेमोरी हायरार्की, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो आपका प्रोसेसर है, अगर उससे कोई एलिमेंट या कोई कंटेंट चाहिए तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, सबसे पहले इसी हायरार्की में ही चीज़ें जो है सिस्टम में कनेक्टेड है। प्रोसेसर सपोज यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, सपोज यहाँ पे है प्रोसेसर, ठीक है। क्लियर नहीं लिख रही हूँ, पता है मुझे, मैं प्रोसेसर ऐसे ही लिख दे रही हूँ, ठीक है। प्रोसेसर मेरा यहाँ पे है, तो इसी ऑर्डर में चीज़ें लगी हुई हैं, इसे भी इसलिए हायरार्की कह रहे हैं। प्रोसेसर सबसे पहले रजिस्टर में चेक करेगा, जो वैल्यू चाहिए, नहीं मिला तो ये कैश में जाके ढूंढेगा, कैश में भी नहीं मिला तो मेन मेमोरी के पास आएगा, मेन मेमोरी में भी नहीं मिला तो सेकेंडरी मेमोरी, और यहाँ पे भी नहीं मिला तो टेप के पास आएगा, ठीक है। और आता क्या है, मतलब इसने यहाँ पे सर्च किया, नहीं मिला तो रजिस्टर ये जाएगा, यहाँ से कंटेंट को उठा के रजिस्टर में रखेगा, ठीक है। कैश में नहीं मिला तो कैश जाएगा मेन मेमोरी के पास, यहाँ से कंटेंट को उठा के रखेगा। मतलब अल्टीमेटली ये कंटेंट जाएगा रजिस्टर में और उसके बाद ही आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद और एक चीज देख लेते हैं कि आप जो है मेमोरी को किन पैरामीटर्स के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं या उनकी परफॉर्मेंस को किस टर्म में देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका एक्सेस टाइम, ठीक है। सेकेंड वन इज मेमोरी साइज, थर्ड इज कॉस्ट पर बाइट, मतलब कॉस्ट, साइज, एक्सेस टाइम, ट्रांसफर बैंडविड्थ एंड यूनिट ऑफ ट्रांसफर। ये हैं आपके क्या, कि आप किस बेसिस पे इसे हायरार्की में अरेंज कर रहे हो, या फिर ये किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप परफॉर्मेंस डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेस टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है, द टाइम बिटवीन द रीड एंड एमएफसी सिग्नल जनरेशन इज एक्सेस टाइम, ठीक है। मतलब वो टाइम जब आप मेमोरी तक पहुंच गए और मेमोरी ने कह दिया कि हम तुम्हारा काम करना शुरू कर चुके हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगला हमारा क्या है, मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ मेमोरी, ठीक है। स्पीड मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक है मेमोरी एक्सेस टाइम और दूसरा है मेमोरी साइकिल टाइम, ठीक है। तो मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है कि आपने जैसे प्रोसेसर को मेमोरी को एक्सेस करना है, ठीक है। तो वो जैसे ही मेमोरी तक पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ एमएआर, और मेमोरी ने एमएफसी सिग्नल जनरेट कर दिया कि आई एम डूइंग योर वर्क, वेट, ठीक है। तो वो उतना ड्यूरेशन, मतलब एमएफसी के जनरेट होने के पहले का ड्यूरेशन, या वो टाइम जब एमएफसी जनरेट हो गया कि वेट वेट आई एम डूइंग इट, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। दूसरा है मेमोरी साइकिल टाइम, मतलब मेमोरी साइकिल टाइम क्या होता है कि आपको कोई रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है और मेमोरी ने एक्सेस रिक्वेस्ट दी, मेमोरी ने एक्सेस कर लिया, और उसके बाद जो भी ऑपरेशन उसे करना था, आइदर रीड और राइट, उसने कर लिया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी साइकिल टाइम। मतलब मेमोरी साइकिल टाइम एक ऑपरेशन को पूरा पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो मेमोरी को, और उसके बाद हम वापस कंट्रोल कहाँ गया, प्रोसेसर के पास, तो ये होता है मेमोरी साइकिल टाइम। इसी के बेसिस पे हम स्पीड को मेजर करते हैं मेमोरी की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है सेवरल टेक्निक्स टू इंक्रीज द इफेक्टिव साइज एंड स्पीड ऑफ मेमोरी, ठीक है। आप मेमोरी की स्पीड और साइज को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, तो एक है आपका कैश, दूसरा है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। कैश के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि बहुत फास्ट मेमोरी होती है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक है। एस रैम का यूज़ करके आप कैश मेमोरी को फॉर्म करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी हम आगे बात करेंगे। तो कैश मेमोरी इज यूज टू इंक्रीज द इफेक्टिव स्पीड एंड वर्चुअल मेमोरी इज यूज टू इंक्रीज द इफेक्टिव साइज, ठीक है। अब हम आते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी जो मेमोरी है ये इंटरनली किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब आप अभी तक किस तरीके से इमेजिन करते आए हैं मेमोरी को, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन अब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आप जितना आसान समझते हैं चीज़ों को कि मेमोरी किस तरीके से होगी, उतना नहीं है,
ठीक है। अब देखो कुछ अजम्पशन है, मतलब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ईच मेमोरी सेल कैन होल्ड 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मींस आपका हर एक लोकेशन, अगर आप कह रहे हो कि 16 बिट डेटा को स्टोर कर रहा है एक लोकेशन, ठीक है, तो वो 16 बिट डेटा 16 सेल्स में स्टोर्ड है। ठीक है, एक लोकेशन आपका कलेक्शन ऑफ सेल है। ठीक है, सेल्स को हमने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है एरे के फॉर्म में। अगर आप ये समझते हैं 2D मैट्रिक्स 1D मैट्रिक्स, तो हमने 2D एरे एक ऐसा फॉर्म किया है सेल का जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास रो है और कॉलम्स है। ठीक है, ओके। एंड मेमोरी सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है, 2D एरे है, देख लेंगे। वन अरे इज वन मेमोरी वर्ड। ओके, एक रो मतलब सॉरी वन रो इज वन मेमोरी वर्ड। ठीक है, कैसे है एक रो, अभी मैंने बताया कि जैसे अगर मेमोरी है तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो चीज स्टोर्ड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्ड कहते हैं। ठीक है, and all cells of row are connected to a common line known as word line. Okay, word line is connected to the address decoder. Sense or write circuits are connected to the input output lines of the memory chip. देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ कि ये सेल कैसे बना है क्या बना है, अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है। ठीक है, देखो इसको क्या कह रहे हैं हम, ये जो लाइन है देखो, हर एक लोकेशन पे देखो सीक्वेंस में एक रो है ना, ये तो एक रो एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रो के सारे सेल्स मिलके एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसे हमने W0 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल W0 टू W15 मतलब आपका मेमोरी 16 बिट 16 लोकेशंस को रखे हुए है। ठीक है, और हमने जो बात की थी वो जस्टिफाइड है। देखो 4 बिट का एड्रेस जनरेट हो रहा है, A0 A1 A2 A3 4 बिट का एड्रेस जनरेट हो रहा है। तो 4 के कम्बिनेशन से आप कितना बना सकते हैं, कितने कम्बिनेशन फॉर्म करेंगे, 2 की पावर 4 दैट इज 16, और 0 से नंबरिंग की है इसलिए क्या हो जाएगा W0 टू W15। ठीक है, और एक चीज अब हमें ये देखना है कि भाई ये तो हो गई कि कितने वर्ड्स हैं। अब वर्ड लेंथ क्या है, वर्ड लेंथ यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखा है B0 टू B7 मतलब टोटल 8 बिट्स हैं। ठीक है, तो एक लोकेशन पे टोटल 8 बिट्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं आपका ये जो मेमोरी है 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो हर लोकेशन सिर्फ 8 बिट्स को स्टोर कर रही है, तो मतलब 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट। यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब एक एक सेल सिंगल सिंगल बिट को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब कहाँ, जैसे जब MAR से एड्रेस आएगा, वो एड्रेस जाता है एड्रेस डिकोडर के पास, मेमोरी से पहले वो एड्रेस डिकोडर के पास जाता है। तो जैसे आपने ऑल जीरो दिया, ऑल जीरो का मतलब आपको पहले वाले इस पे पहुंचना है। ठीक है, फर्स्ट रो पे पहुंचना है। तो जैसे ही यहाँ से एड्रेस डिकोडर के पास ये ऑल जीरो पहुंचेगा, ये वाली लाइन हाई हो जाएगी, मतलब ये एक्टिव हो जाएगा कि आपको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टोर करना है। कोई और एड्रेस दिया जाएगा तो वो लाइन आपकी हाईलाइट हो जाएगी कि मतलब ऑन हो जाएगी कि आपको यहाँ पे काम करना है। एंड वन मोर थिंग कि एक रो के जो सेल्स हैं वो किससे, वर्ड लाइन के थ्रू, क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ड लाइन के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है। तो वर्ड लाइन क्या है, ये देखो, जिससे ये सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, एक्सटर्नल इनपुट के लिए, डेटा इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे हमने देखो, जब हम इसको हॉरिजेंटल में सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, एक रो के सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो सेम वर्ड लाइन कह रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह हम इन सेल्स को आपस में वर्टिकल में भी कनेक्ट कर रहे हैं, और हर एक के पास हम क्या रख रहे हैं, एक सेंस और राइट सर्किट। ठीक है, और ये आपके से एक्सटर्नल इनपुट वगैरह लेने के काम आएगा। ठीक है, यहाँ से आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे और ये बताएंगे कि रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, सो दिस इज योर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको एक ये मेमोरी है तो आप इसमें कितने सेल्स यूज करेंगे। आपके पास 16 वर्ड्स हैं एंड हर एक वर्ड 8 बिट को कंटेन करके रख रहा है, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 16x8। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अब आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज बॉक्स में यहाँ पे प्लेस करते रहिएगा। ठीक है, मैं देखती रहती हूँ बीच बीच में। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि आप अगर क्वेरी करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ पे रखिए चैट बॉक्स में, हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फिलहाल मैं आगे बढ़ रही हूँ कि देखो, अब ये जो है मैंने आपको रैम के 2 टाइप्स बताए हैं। ठीक है, रैम आपका स्टैटिक भी होता है और डायनामिक भी होता है। ठीक है, अब ये जो एक सिंगल सेल है, एक पर्टिकुलर सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, आई रिपीट, एक पर्टिकुलर सेल को किस तरीके से या किस डिजिटल सर्किट से बनाया गया है, ये डिसाइड करता है कि ये मेमोरी क्या होगी, ये स्टैटिक रैम होगी या डायनामिक। ऑर्गेनाइजेशन यही है। ठीक है, बस वो एलिमेंट जिसका यूज करके आप इसको फॉर्म करेंगे एक एक सेल को, वो डिसाइड करेगा कि आपका मेमोरी का टाइप क्या बन जाएगा, स्टैटिक रहेगा या डायनामिक रहेगा।
ठीक है। तो अगर आप अपने मेमोरी के, ये जो एक सिंगल सेल है, ये जो सेल है ये, अगर आप इसको, ये जो सर्किट यहाँ पे गिवन है ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हुए जो सर्किट बनाया गया है, अगर आप इसका यूज करते हुए बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा स्टैटिक रैम, मींस एस रैम। अगर इस सर्किट का यूज करके आप अपने एक सेल को बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एस रैम। एंड वन मोर थिंग, कि आपका जो ये T1 और T2 है, देख रहे हैं आप लोग, T1 एंड T2 एक ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो स्टैटिक रैम होता है उनको बनाने में ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये जो इतना पूरा सर्किट है, ये एक सिंगल बिट डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। मतलब आपका एक सिंगल सेल, मतलब ये जो आपका एक सिंगल बॉक्स है, उसको बनाने के लिए आपको ये सर्किट यूज करना है, ठीक है, अगर वो स्टैटिक रैम है, ठीक है। और अगर यही डायनामिक रैम होता तो हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का ना यूज करते, इस सर्किट को बनाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते, ठीक है। तो ये जो आपका एक सिंगल सेल है, इसके फॉर्मेशन के बेसिस पे, या इसको हम किस टेक्निक या किस मेथड से बना रहे हैं, किस इक्विपमेंट से बना रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आपका मेमोरी का टाइप क्या है। अगर आपने इसको ट्रांजिस्टर का यूज करते हुए बनाया तो ये स्टैटिक बन जाएगा, अगर आपने इसको कैपेसिटर का यूज करते हुए बनाया तो ये डायनामिक रैम बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर मेमोरी चिप, ठीक है। ओके, अभी तक कोई क्वेरी नहीं आई है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। एसरैम के बारे में ये हो गया। अच्छा, ये जो है आपका इन्वर्टर है और T1 एंड T2 जो है ट्रांजिस्टर्स है, ठीक है। अब हम आते हैं डी रैम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन से जो आपका डायनेमिक रैम है वो भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा है, एक सिंक्रोनस है एंड एसिंक्रोनस है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। टुडे आई टॉक अबाउट रैम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो रैम ऑर्गेनाइजेशन, आपको रैम कितने तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो आपके पास तीन मेथड है, एक है वन डायमेंशनल रैम, दूसरा है 2D रैम एंड तीसरा है 2.5D रैम, ठीक है। तो डी फॉर डायमेंशन, यहाँ पे डी रैम डायरेक्ट कर दिया है। तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड 2.5D, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो 1D, 2D एंड 2.5D, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। इसमें क्या है कि आपको ये पता है कि अब जब भी एड्रेस आएगा तो एड्रेस डिकोडर के थ्रू होके जाएगा, तभी आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो अगर आप एड्रेस को, जैसे आप MAR ने एड्रेस दिया, ठीक है, और वो एड्रेस बफर में स्टोर हुआ और उसके बाद डायरेक्ट एड्रेस डिकोडर में हो चला गया, एड्रेस डिकोडर ने बता दिया कि कौन से लोकेशन पे जाके आपको अपना वर्क परफॉर्म करना है, और यहाँ से आपको पता चल गया कि क्या इनपुट देना है, आउटपुट लेना है, आपने उसको जो डेटा था उसको अपने डेटा बफर में रख दिया, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका है वन डायमेंशनल रैम। किस तरीके से कह रहे हैं वन डायमेंशनल का मतलब कि एड्रेस को सिंगल पार्ट में रख रहे हैं हम। एड्रेस को जो जो MAR ने एड्रेस प्रोवाइड किया है उसको हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उसको हम एक सिंगल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1D रैम। आगे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2D रैम, ठीक है। 2D रैम क्या है, आपने क्या किया, हमारे पास एक एड्रेस आया, सी यहाँ पे मेरे पास एड्रेस आया, ठीक है, मेमोरी एड्रेस। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को हमने नाम दिया MX और एक को नाम दिया MY। X रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और Y रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ठीक है। अब हमने एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसका मतलब हमें दो डिकोडर भी यूज करने पड़ेंगे। तो एक एड्रेस जो है ये किसके पास जा रहा है, देखो रो एड्रेस डिकोडर, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, कॉलम एड्रेस डिकोडर। कैन यू सी हियर, आपका एक पार्ट रो एड्रेस डिकोडर में जा रहा है, दूसरा कॉलम एड्रेस डिकोडर में, और ये दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि अगर आप 2D रैम यूज कर रहे हैं तो जब भी आप मेमोरी में, ये जो मेमोरी है, जो मेमोरी के बिट्स हैं, इसको आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है। मतलब जितने बिट्स MX में होंगे उतने ही बिट्स MY में होंगे। मतलब अगर आपके पास 16 बिट का एड्रेस जनरेट हुआ, ठीक, इसको डिवाइड करना है तो आप इसे दोनों में, जो रो वाला है और जो कॉलम वाला है, दोनों में 8 ही आएगा, ठीक है। मतलब इसको फिक्स कर दिया गया है कि आप इक्वल पार्ट में अगर आप एड्रेस को डिवाइड करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, 2D रैम, ठीक है। लास्ट वन इज, अब हम सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब है आपका 2.5D रैम। 2.5D रैम क्या है, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। अभी तक हम कह रहे थे कि जब आप एड्रेस को डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब आप एड्रेस को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको एड्रेस को इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करना है,
ठीक है। और अब हम क्या कह रहे हैं भाई, अब हम कह रहे हैं कि अब जब आप एड्रेस को डिवाइड करोगे तो अब आप इसे अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 14, अगर मुझे इसे 2D में करना होता तो हम लिखते 7 and 7, मतलब यहाँ पे एक ये 7 होता है, एक ये 7 होता है। लेकिन अगर आप 2.5D रैम ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हो तो 14 बिट है तो आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक है 8 बिट और दूसरा है 6 बिट। 6 किसके लिए, कॉलम के लिए, 8 किसके लिए, रो के लिए। दोनों किसके पास जाएगा, डिकोडर, और डिकोडर आपको बताएगा कि कौन से लोकेशन पे जाके क्या एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, किस लोकेशन पे। ठीक है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे डेटा को रीड या राइट करना है। ठीक है, तो एड्रेस गेट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड और रिक्वायरमेंट। तो ये आपका 2.5D है। और एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपका 2D है। और इफ एड्रेस इज नॉट डिवाइडेड देन इट इज 1D। तो एक बार मैं समराइज करूं, 1D रैम एड्रेस को डिवाइड ही नहीं करेगा, 2D रैम एड्रेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और 2.5D रैम जो है एड्रेस को 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर रैम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं।